संविधान को लेकर छिड़ी बहस के बीच एक बार फिर से सेंगोल की एंट्री हो गई है। क्या देश संविधान से चलेगा या फिर सेंगोल से? विपक्ष इस सवाल के बाद अब सियासी संग्राम और तेज हो गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह और आप देख रहे हैं देश का सबसे पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। और आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर क्यों यह घमासान मुद्दा है। क्या सेंगोल पे घमासान मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है? आखिर विपक्ष को क्यों लगता है कि सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है, जो लोकतंत्र का अपमान है? पिछले साल जब प्रधानमंत्री मोदी ने नई संसद में सेंगोल को स्थापित किया था, तब भी विरोध हुआ था, हंगामा हुआ था। ये वही सेंगोल है जिसे सत्ता हस्तांतरण के वक्त सन 1947 में ब्रिटिश हुकूमत ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सौंपा था। तब इसे सत्ता हस्तांतरण का एक प्रतीक माना गया था, न्याय का प्रतीक माना गया था। हालांकि लॉर्ड माउंटबेटन से लेने के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने तब इसको इलाहाबाद के म्यूजियम में इसको रखवा दिया और पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सेंगोल को संसद में रखा और कहा था कि यह न्याय का प्रतीक है। इसकी जगह लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में है। और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों को संबोधित करने जब पहुंची, तब उनके स्वागत में सेंगोल को सबसे आगे रखा गया, जिसके बाद विपक्ष और हमलावर हो गया। समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने संसद से इसको हटाने की मांग कर दी और स्पीकर को बाकायदे एक पत्र लिख दिया। तो आज क्या सेंगोल के आड़ में मोदी को निशाना बनाया जा रहा है? ये सवाल क्या है वो आपके सामने रखते हैं। सवाल क्या है? सवाल यह है कि लोकतंत्र के मंदिर में सेंगोल या संविधान, कौन होगा? क्या रहना चाहिए? इस पर आज हम जवाब लेंगे। इसके अलावा दूसरा सवाल, मुद्दों से भटकाने की क्या कोशिश हो रही है? हर दिन नए नए मुद्दे लाए जा रहे हैं। सेंगोल बहाना, मोदी है असली निशाना। आज इन्हीं मुद्दे पर हम बहस करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देश संविधान चलेगा, न कि राजा दंड चलेगा। राजा का दंड था तो नेहरू जी ने क्यों स्वीकारा? राजदंड लगाया था वहां पे, इनको दंड तो मिला, थोड़ा कमी रह गई और आगे दंड मिलेगा। सेंगोल को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई। विपक्ष को पीएम मोदी पर अटैक का एक और मौका मिल गया है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये देश राजा की छड़ी से चलेगा या फिर संविधान से। समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाकर सियासी हलकों में हलचल पैदा कर दी है। सांसद आर.के. चौधरी ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर संसद भवन से सेंगोल को हटाने की मांग की। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है, उसका हिंदी माने है राजदंड। राजदंड का और हिंदी माने है राजा की छड़ी। राजा की छड़ी और माने है राजा डंडा। तो अब देश संविधान चलेगा, न कि राजा डंडा चलेगा। तो इसलिए हमारी मांग है कि अगर लोकतंत्र बचाना है तो संसद भवन से सेंगोल को हटाना है। समाजवादी पार्टी और विपक्ष का कहना है कि देश में लोकतंत्र है, न कि राजतंत्र। ऐसे में राजतंत्र के प्रतीक सेंगोल को लोकतंत्र का वाहक नहीं माना जा सकता। इस मुद्दे पर सियासी शोर तेज हो चुका है। मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था। इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए। उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। जब प्रधानमंत्री जी ही प्रणाम करना भूल गए तो इसका मतलब उनकी भी इच्छा कुछ और होगी। पहले रामचरितमानस पर हमला, अब सेंगोल पर हमला। कहते हैं कि सेंगोल को पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये राजा का दंड है। भाई, राजा का दंड था तो नेहरू जी ने क्यों स्वीकारा? ये वही मानसिकता है जिसने सेंगोल को कई वर्षों तक वॉकिंग स्टिक बनाकर रख दिया था। आज जब उसे सही सम्मान और स्थान मिला है तो समाजवादी पार्टी, जो रामचरितमानस का भी विरोध करती है, उसके ऊपर भी अपमानजनक टिप्पणियां करती है, आज वो सेंगोल पर भी अपमानजनक टिप्पणियां कर रही है। दूसरी विपक्षी पार्टियां भी समाजवादी पार्टी के साथ आ गई। संविधान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष पहले से ही एक दूसरे पर हमलावर है और अब सेंगोल पर हल्ला बोल शुरू हो गया। हटाइए या ना हटाइए, संविधान की एक बड़ी प्रति लगाइए। और आपको पता ही था कि किस तरीके से ये धार्मिक परंपराओं के विरुद्ध भी ये लाके इन्होंने राजदंड लगाया था वहां पे। इनको दंड तो मिला, थोड़ा कमी रह गई और आगे दंड मिलेगा।
देखिए बिल्कुल हटाना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी का, और वहाँ पे अब राजतंत्र तो रहा नहीं। तो अगर सिंगोल को लगाना ही चाहिए तो उसको म्यूजियम में रखना चाहिए, जहाँ की देश के सभी लोग जाएं और वहाँ पे उसका दर्शन भी करें, जो लोग देखना चाहते हैं। तो ये अच्छा, जिसने भी ये मांग की है, बहुत अच्छा, और हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। देखिए, ताकत मिले, जीत मिले, बहुत अच्छी बात है, जीते हैं। लेकिन ये लोगों की बुद्धि ऐसी हुई है तो प्रभु राम को ही रिप्लेस कर रहे थे। उस दिन तो उन लोगों ने अपने सांसद ही को प्रभु राम की तुलना कर दी थी। तो ये इससे कहते हैं कि पूरी मति भ्रष्ट हो गई है और ये अपने पतन की ओर शुरू, बोलते ना, शुरू नहीं हुए कि खत्म होने की तैयारी हो गई। मेरी समझ के परे है कि आपके क्षेत्र की जनता ने आपको विकास के कार्यों के लिए चुना है कि यहाँ पर आकर इस तरीके की विवादित राजनीति करने के लिए। भाई, जिस तरीके से ऐसे प्रतीकों को गलत दृष्टि में इतने दशकों से दिखाने का प्रयास किया गया, आज जब हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन्हें उचित सम्मान दिया जाता है, क्यों इन्हें इन सारी चीज़ों से ऐतराज़ होता है? क्यों नहीं भैया सकारात्मक राजनीति की सोच ये विपक्ष के नेता रख सकते हैं, एक साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें, ना कि इस तरीके के विवादित बयान देकर बंटवारे की राजनीति करें। सेंगोल को लेकर फिर से बहस तेज हो गई है। विपक्ष इसे राजा का डंडा मानता है, जो लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है, जबकि सत्ता पक्ष का मानना है कि अगर सेंगोल राजा का डंडा है तो पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने अंग्रेजों से इसे स्वीकार क्यों किया था। तमाम आलोचनाओं के बीच पिछले साल पीएम मोदी ने इसे संसद में स्थापित किया था और आज एक बार फिर सेंगोल संग्राम का केंद्र बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आप देखिए, एक बार फिर से सेंगोल पर संग्राम छिड़ गया है। अब सवाल यह है कि क्या संविधान बनाम सेंगोल की लड़ाई चल रही है, और अभी तक संविधान की लड़ाई थी और संविधान बचाओ के नाम पर चुनाव लड़ा गया, जिसमें विपक्ष को काफी सफलता मिली। लेकिन अब सेंगोल का मुद्दा जो आ गया है, इसको लेकर क्या एक नई बहस छिड़ गई है, इसी पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने का परिचय आपसे करवाते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऋषि मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। ऋषि भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अजय शुक्ल जी हैं, पत्रकार। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सैयद जवाद जी हमारे साथ हैं। जवाद भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और श्याम सुंदर श्रवण जी हमारे साथ है। श्याम सुंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ऋषि भाई आपके पास आएंगे, क्योंकि एक साल पहले जब नई संसद भवन में इसकी स्थापना की गई थी, तब भी इस पर खूब चर्चा हुई थी। एक बार फिर से सेंगोल के मुद्दे पर एक नई बहस छिड़ गई है। इस पूरे बहस को आप कैसे देखते हैं? देखिए अंजनी जी, दो परिप्रेक्ष्य है इसको लेकर। एक तो आज़ादी से जुड़ा हुआ चीज है कि जब अंग्रेज जो है हमें सत्ता हस्तांतरण कर रहे थे, तो उन्होंने माउंटबेटन ने पंडित नेहरू को ये सेंगोल दिया था, और ये एक तरीका, एक प्रोसेस डेवलप मतलब उस समय किया गया कि जो ट्रांसफर ऑफ पावर है उसको कैसे किया जाए, तो सिंबॉलिक एक उस चीज को अपनाया गया था। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं आर.के. चौधरी ने जो इस मुद्दे को उठाया है, तो यदि आप देखें इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखें, तो उन्होंने जो उठाया है वो भी गलत नहीं है। सेंगोल का अर्थ क्या होता है? राजा का दंड। और लोकतंत्र में इस प्रकार की जो परिभाषा है, इस प्रकार की जो परिपाटी है, वो सही नहीं है। लेकिन उसका दूसरा परिप्रेक्ष्य ये भी है, देखिए इसमें राजनीति, देखिए हमारे जो तमाम सियासतदान हैं वो राजनीति कर रहे हैं। इसका दूसरा परिप्रेक्ष्य ये भी है कि जो व्यक्ति उस पद पे आसीन है वो न्याय संगत अपने आवाम के साथ न्याय करे। सेंगोल का ये भी अर्थ है। तो अब अपना अपना परिप्रेक्ष्य है और अपने अपने परिप्रेक्ष्य के हिसाब से लोग राजनीति कर रहे हैं। और मैं चिराग पासवान के बात से सहमत हूं कि आप जो है ऐसे मुद्दों को क्यों अट्रैक्ट करते हैं। इससे बड़े बड़े मुद्दे हैं। अभी नीट का मामला है, नीट का इतना बड़ा मामला है जिसमें 24 लाख बच्चे के का जो जीवन है, एक तरह से उनके लाइफ के साथ खिलवाड़ किया गया है। और मुझे अपोजिशन के स्ट्रेटजी पे सवाल है कि आप ऐसे मुद्दों पे सरकार को घेरते तो बीच में सेंगोल जैसे मुद्दे को लेके आए, जिसका कोई मीनिंग और कोई अर्थ मैं नहीं समझता हूँ। अपने अपने परिप्रेक्ष्य का, अपने अपने ऐतिहासिक के हिसाब से वो अपने अपने राजनीति कर रहे हैं। जी ठीक है, अच्छी बात कही आपने। अजय जी, आपसे समझना चाहेंगे, सेंगोल को लेकर ये एक नई बहस छिड़ी है। अब समाजवादी पार्टी के सांसद कर भाई इसको हटाइए, वहां पे संविधान लगा दीजिए। क्या जानबूझकर इस तरह के मुद्दों को उठाया जा रहा है? जैसा कि चिराग पासवान कह रहे, भाई मुद्दों पे आप बात करिए, हर दिन नए मुद्दे लाते हैं और हंगामा करते हैं। क्या हंगामा करना मकसद है या वाकई संविधान को वहां लगा देना चाहिए, सेंगोल नहीं?
देखिए, मैं समझता हूँ जो ऋषि कह रहे थे, मैं उस बात से सहमत होते हुए मैं उसके आगे कहता हूँ कि देखिए, सिंगोल जब दिया गया था पंडित नेहरू को, तो किसकी तरफ से दिया गया? उसके पहले किंग शासन में था, तो ब्रिटिश हुकूमत जो थी वो किंग से चल रही थी, राजा से चल रही थी। यह जो इसका इतिहास है वो भी राजा से, तो ये राजशाही का प्रतीक है। इसीलिए पंडित नेहरू ने उसका अपमान नहीं किया था, उसको रखवा दिया था सुरक्षित। तो स्वाभाविक सी बात है, उसको म्यूजियम में रखना ठीक है, लेकिन हर बार जब सदन लोकतंत्र का सदन चल रहा हो, जहां लोक की बात होती है, वहां यदि आप लोक का सबसे बड़े पद पर आसीन, जो संविधान का और लोकतंत्र का संरक्षक है, उसके चलते वक्त यदि ले करके चला जाएगा, तो निश्चित रूप से यह संविधान, लोकतंत्र और सबका सीधे सीधे अपमान है, उसको गाली। दूसरी चीज कि यह बिल्कुल सही ऋषि ने कहा कि इतने सारे इस समय मुद्दे हैं। संविधान हमारे लिए गीता है, संविधान हमारे लिए भगवान है। हम सब, आप जो हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं आज, संविधान के तहत कर पा रहे हैं, क्योंकि संविधान हमें यह अख्तियार देता है। हमें संविधान यह अख्तियार देता है कि हम जीवन जी सकें, बोल सकें और बहुत सारी चीजें कर सकें, भ्रमण कर सकें। तो जो संविधान है वही हमारा मालिक है, उससे हमें सारे अख्तियार तो लेकिन टाइमिंग पे सवाल उठ रहा है, आखिर आके चौधरी ने इस वक्त इस मुद्दा क्यों उठाया? क्या वो चर्चा में आना चाहते हैं या फिर एक नए विवाद को जन्म देना चाहते हैं? इस वक्त उन्होंने नहीं उठाया, इस वक्त इसलिए उठा क्योंकि सरकार उसको लेके चली है। आज सरकार आज ही चली है, जब चलेगी तो ये उठाना पड़ेगा, सामयिक है। लेकिन इसके साथ साथ नीट का मुद्दा और दूसरी भर्ती परीक्षाओं में लीक है, बेरोजगारी है, महंगाई है, मणिपुर में जिस तरह घटना हुई, और दिल्ली के साथ में ही आप देखिए गाजियाबाद में लड़की को नग्न रात में घूम रही है, उसकी क्या स्थिति है। ये सारी चीजें अपने आप में चिंताजनक है कि देश के अंदर आखिर हो क्या रहा है। आज कृष्ण बचाने नहीं आ रहे हैं, आज द्रौपदी नग्न घूम रही हैं। इसके बाद सरकार, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं जो समाजवादी पार्टी ने मुद्दा उठाया है, ये मुद्दा सिर्फ सियासी लाभ के लिए उठाया है? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है कि देखिए, उनकी सोच है, क्योंकि आज समाजवादी पार्टी किस बूते संविधान और समाजवाद की लड़ाई लेकर के चली थी, तो आज जब लड़ाई संविधान को लेके है तो ये होगा। आज आप देखिए, इसका उदाहरण मिला कि भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान के विरोधी हैं। शशि थरूर जिस समय शपथ ले रहे थे, उन्होंने जय संविधान बोला तो उस पर टीका टिप्पणी की जो है स्पीकर ने। लेकिन अब सर देखिए, अब इस पे आएंगे तो जब राष्ट्रपति जी बोल रही थी तभी विपक्ष टीका टिप्पणी कर रहा था। जब कल जब लोकसभा स्पीकर बोले तभी टीका टिप्पणी कर रहा था। तो ये तो देखिए अब नैतिकता की बात रही नहीं। हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब देखिए, एक नई बहस छिड़ गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा कि भाई सिंगोल को वहां पे क्यों लगाया गया, ये राजतंत्र का प्रतीक है। और यहाँ पर अजय जी भी इसे इत्तेफाक रखते हैं कि भाई ये अंग्रेजों ने सौंपा था और नेहरू जी ने सम्मान करते उसके म्यूजियम में रख दिया। अब आप इसको क्यों लेके आए हैं? यानी आप संविधान से देश को नहीं चलाना चाहते हैं, राजदंड से चलाना चाहते हैं? अंजलि, पहले तो ये समझिए कि नेहरू जी को अंग्रेजों ने सौंपा नहीं था। जब लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की बात हुई थी, तो उस समय नेहरू जी को बुला के पूछा कि आपके यहाँ क्या कल्चर है, कैसे सत्ता हस्तांतरण की जाती है। तो नेहरू जी तो अंग्रेज थे, देसी अंग्रेज, उन्हें मालूम नहीं था। तो उन्होंने राजगोपालाचारी जी को बुलाया और उनसे पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। तो राजगोपालाचारी जी, जो पूरे भारत के कल्चर के बारे में जानते थे, साउथ इंडिया से आते हैं, तो चोल वंश से पहले से भी करीब 3000 सालों से एक कल्चर बना हुआ था कि उसमें जब एक राजा बदलता था दूसरे राजा को ट्रांसफर करता था। ये एक सत्ता हस्तांतरण का तरीका था। और सेंगोल का तमिल मीनिंग होता है सबको बराबर समान तरह से न्याय देना। इसका और कोई मीनिंग नहीं होता है। उसको हिंदी में मैं बता रहा हूं, तमिल कोई होगा तो उसे मालूम होगा। सेंगोल का मतलब है सबको बराबर से न्याय देना। इसका मतलब है सेम्मई, पर सेम्मई उसको बोलते हैं। हम अपने संकुचित मानसिकता से लोग
हाँ, सेमई मतलब है जिसका मतलब है नीति परायणता, यानी नीति पे चलना। यस, नीति पर चलते हुए न्याय को जनता तक पहुंचाना, यही है। और डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी आज से नहीं, हिंदुस्तान में मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। 11वीं शताब्दी से डेमोक्रेसी इंडिया में है, और बाय द पीपल फॉर द पीपल डेमोक्रेसी होती है। क्या यहां के लोग हिंदू नहीं है? क्या यहां के लोग भारतीय संस्कृति में भरोसा नहीं करते? क्या ये समाजवादी पार्टी के लोग जो राम विरोध करते रहे हैं, राम के भक्तों के ऊपर गोली चलाते रहे हैं, इन्होंने 84 कोसी परिक्रमा बंद कराई, इन्होंने लोगों, आपको पता है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उत्तर प्रदेश में पुलिस थानों में जन्माष्टमी मनाई जाती थी, उसको समाजवादी पार्टी ने रोका। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि रामदाना मिलता था खाने के लिए, उसका नाम मुलायम सिंह ने मुलायम दाना कर दिया था। और कांग्रेस इससे अभी आगे बढ़ गई, अयोध्या का नाम, अयोध्या में राम जन्म में ये भजन होता था और उसके लिए भजन गायिका को इन्होंने रोक दिया था। तो ये लोग तो भारत की संस्कृति विरासत के हमेशा से विरोधी हैं। लेकिन आप देखिए वहीं ल्यूटियंस दिल्ली में हुमायूं रोड मिलेगी, बाबर रोड मिलेगी, अकबर रोड मिलेगी, औरंगजेब रोड मिलेगी, सारी रोड मिलेगी। हाँ। उस पे कोई डाउट नहीं है। चलिए श्याम सुंदर जी आपके पास आते, इस बार जवाब भाई आपके पास आएंगे एक बार, और हम पार्टी के प्रवक्ता है श्याम सुंदर जी को सुन लेते, इस बार जवाब भाई आपके पास आएंगे। श्याम सुंदर जी, ये जो एक नई बहस छिड़ी है, इस पे आपका क्या पक्ष है? देखिए अंजनी जी, ये तो पूरी तरह से कोरा बकवास है। अच्छा। और विपक्ष ऐसा लग रहा है कि जिसके पास कोई मुद्दे नहीं, और केवल कुछ ना कुछ कंफ्लिक्ट पैदा करना चाहती है। देश में इस तरह का एक चर्चा शुरू करना चाहती है कि लोगों में आपस में दुराव हो। वो जो उनका जो संस्कृति रहा है लोगों को कटाने का, मराने का, एक दूसरे के बीच में नफरत फैलाने का। और दूसरी जो अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, वो बात बिल्कुल सही है कि चूंकि जो भी चीज इनको हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ लगता है, सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ लगता है, उसको देखते ही इनमें नफरत की भावना पैदा हो जाती है। और पता नहीं क्यों अब ये जो आप भी कह रहे हैं कि जिस तरह के चर्चा हो रही, सेंगोल का मतलब राजवंश से और क्या क्या ये लोग कह रहे हैं, आप देखेंगे तो जिस चोल वंश के परंपरा में ये था, उस चोल वंश का इतिहास क्या है, उस चोल वंश के शासन की पद्धति क्या थी, उस चोल वंश में किस तरह से राजा और जनता के बीच में समन्वय था, अगर उसको हम प्रतीक माने तो हमको तो लगता है कि सेंगोल उससे बड़ा कोई प्रतिबिंब हो नहीं सकता। लोकतंत्र के लिए अगर आप राजा और जनता के बीच में संवाद का एक माध्यम हो, जो आज लोकतंत्र की व्यवस्था की बात हम लोग कह रहे हैं, चोल वंश के तो पूरे राजतंत्र, लेकिन श्याम सुंदर जी अब तो हम संविधान से चल रहे हैं ना भाई। चौधरी साहब कह रहे भाई वहां पे एक बड़ा सा संविधान लगवा दीजिए, संविधान से हमारा देश चल रहा है। संविधान की चर्चा वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने खुद संविधान को तार तार किया है, और संविधान की जो रक्षा कर रहे हैं उन पर ही सवाल उठा रहे हैं। चोर बोले जोर से, यही कहावत इन पर लागू हो रही है कि संविधान को बार बार किसने, ठीक है, कह लीजिए तो जवाद भाई आपके पास आएंगे। जवाद भाई आपने सभी को सुना, दोनों पार्टियों को सुना, पत्रकारों को सुना, अब आपकी बात, आपकी राय, क्या ये जो बहस है ये सार्थक बहस है या सिर्फ जो है यहाँ पे मुद्दों पे नाम पर यहाँ पर हंगामा करना मकसद है? नहीं, देखिए क्या है, अभी मैं श्याम सुंदर दास हम पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था और इनको देखकर के मुझे भी एक कहावत याद आ गई, सूप चले तो चले और छलनी में बोलने लगी जिसमें 72 छेद। ये ज्ञानबाजी करेंगे। अभी नए नए सत्ता के अंदर आए और एक ही अभी इनके पास खाली मांझी जी जो हैं वो जीत करके आए, एक ही सांसद हैं और उसके बाद बड़ा मंत्रालय मिला। आप देश के हितों का कार्य करिए, लोगों को जवाब दीजिए। और आज आने वाली जो समस्या भविष्य में खड़ी हुई है लोगों की, नौजवानों की, बेरोजगारी की, और अभी देखिए किस तरीके से यही जंतर मंतर पे लाठीचार्ज हुआ है। आप देखिए क्या लोकतंत्र की आवाज को बुलंद करने की और कुचलने की क्या यही परंपराएं आप स्थापित करेंगे? आप सिंगोल नहीं और कुछ भी स्थापित कर दीजिए परंपराओं के नाम पे, लेकिन महाराज जो बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है उसको तो रोकिए ना। आप सिंगोल पे बहस कर रहे हैं, आप अपने आप में सेल्फ गोल कर रहे हैं। तो आप मानते हैं कि जो समाजवादी पार्टी ने यह मुद्दा उठाया उन्होंने सेल्फ गोल कर दिया? जवाद भाई, तो समाजवादी पार्टी ने जो मुद्दा उठाया है तो समाजवादी पार्टी ने सेल्फ गोल कर दिया?
अब भाई अंजनी भाई ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दिनों बाद जो है भारतीय जनता पार्टी को म्यूजियम में रखेंगे लोग, और इसी देश की जनता म्यूजियम में रखेगी भारतीय जनता पार्टी को कि एक थी भारतीय जनता पार्टी। उसका रीजन आपको बताऊं, जो 400 पार का नारा दे रहे थे, और 400 पार इनको किस लिए चाहिए थे अंजनी भाई? याद करिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद कह रहे थे कि हमको 400 सीटें दे दो, हम इस देश का संविधान बदल देंगे। अरे इनके लिए संविधान सर्वोपरि नहीं है, इनके लिए संगोल सर्वोपरि हो सकता है। ये लोकतंत्र को जिस तरीके से लूटा गया चंडीगढ़ के अंदर, ठीक, अभी आप जवाब दीजिएगा, चंडीगढ़ के अंदर अभी आप जवाब दीजिएगा। श्याम सुंदर जी, आपको मौका मिलेगा, पहले एक बार सुन लीजिए। बयानी नहीं करे ना। अरे लोकतंत्र, अभी आप जवाब दीजिएगा अंजनी भाई, अभी आप जवाब अंजनी दीजिएगा। भाई, हाँ बोलिए। अंजनी भाई, लोकतंत्र के लुटेरे चंडीगढ़ में लूटा नहीं लूटा सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद? क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? किसने लूटा लोकतंत्र? ये बात करेंगे संविधान की। पूरा विपक्ष संविधान लेकर के गया हुआ था, सत्ता पक्ष क्यों नहीं संविधान हाथ में लेकर के पहुंचा? कभी सोचा आपने? तो क्या जो हाथ में संविधान लेके चलता है वो संविधान की दिल से इज्जत करता है? बाबा साहब, संविधान हाथ में लेके चलने वाली चीज है, या संविधान को दिल से इज्जत करनी चाहिए? अरे बड़ी इतिहास और सुनिए अंजनी भाई, बड़ी इतिहास और परंपरा की बातें कर रहे थे। हाँ, जहां से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ, जिस आइडियोलॉजी से, अरे यही लोग थे जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पुतले जलाते थे, संविधान की प्रतिलिपियां जलाते थे। ये इनका इतिहास है, और ये आकर के क्या जा रहे हैं? इस देश की जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी को नहीं दी इस बार। वो क्यों नहीं दी भाई? वो तो उन्होंने किसी को नहीं दिया भाई, जवाद भाई, वो तो उन्होंने किसी को नहीं दिया, वो तो किसी को नहीं दिया, किसी को नहीं दिया उन्होंने। लेकिन सेंगोल पे आज बहस जो नहीं छिड़ी है, बिल्कुल नहीं दिया। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। अरे मैं कह रहा हूं, ये मुद्दा ही नहीं होता सेंगोल का। हाँ। अगर भारतीय जनता पार्टी उसकी जगह पर, लोग सही कह रहे हैं कि बड़ी सी संविधान की जो है आप चीज रखते ला करके, संविधान को सर्वोपरि रखते। और अच्छा, अपनी सभ्यता और संस्कृति पे देखिए, अपनी सभ्यता और संस्कृति को अगर संजो कर रखने की बात हो रही है, एक सिंबॉलिक है, वो न्याय का सिंबॉलिक है, उससे क्या आपत्ति? अगर एक किनारे वो लगा हुआ है तो उससे क्या आपत्ति है? आपको पता है भारतवर्ष में कितनी जो है पहले रियासतें थी? हाँ, 556 या 562 रियासतें थी, और सभी में जो है उस वक्त अलग अलग तरीके से सत्ता जो है वो ली जाती थी और दी जाती थी। तो सारे प्रतीक आप लेकर के आते सदन के अंदर। ये देखिए, ये जवाब भाई शायद आपको नहीं पता, 5000 बहुत पुरानी ये संस्कृति है, जब सत्ता हस्तांतरित की जाती थी ऐसे प्रतीक। अब बताइए ऋषि भाई, आपके पास आते हैं। अब देखिए, आप लोगों ने मान लिया कि ये अभी सत्र की शुरुआत हुई है, हर दिन एक नए नए मुद्दे आते रहे। अब उन्होंने प्रोटेम स्पीकर साहब को पत्र लिखा था कि भाई उसको हटा दीजिए। अब ऐसे में जरूरी मुद्दे क्या है? क्या ये माना जाए कि सिर्फ वहां पे चूंकि बीजेपी ने इसको रखवाया था इसलिए हमको विरोध करना ही है, ये मुद्दा है क्या, या वाकई इसका कोई औचित्य है? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं अंजनी जी, ये सेल्फ गोल है। हाँ, आपके पास एक से एक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसपे सरकार को घेरा जा सकता था। आज जैसे यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, इसी तरह पार्लियामेंट में आपको नीट के मामले में सरकार को घेरना चाहिए था। अग्निवीर जैसे मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और इस चुनाव में कितना महत्वपूर्ण रोल अदा किया है ये विपक्ष भी इस चीज को जानता है। मनी मार्जिन है वो घट गया 1,52,000 से, सिर्फ मोदी जी चुनाव जीते। क्षेत्रों का हालात देखिए, बीजेपी अधिकतर सीटों पर चुनाव हार गई है। तो ऐसे हालात में भी आप सेल्फ गोल करेंगे तो फिर भगवान मालिक है। और अजय जी, अगर समाजवादी पार्टी ने यह मुद्दा उठाया, ठीक है, अभी एक बात, हाँ जी, जल्दी बोलिए। देखिए, हम अपने पॉलिटिकल पार्टियों से ये निवेदन करेंगे कि हिंदू मुस्लिम और सनातन और ये मत किया कीजिए। हाँ। आज भी बिहार में एक मुस्लिम परिवार ने 15 एकड़ जमीन मंदिर निर्माण के लिए दिया है। तो हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं, और हाँ। ये हिंदू मुसलमान सत्तासीन लोग करते हैं या पॉलिटिकल पार्टी करते हैं।
तो पॉलिटिकल पार्टियों को कम से कम जो सामाजिक सोशल फैब्रिक है हिंदुस्तान का उसको बर्बाद मत कीजिए अपने राजनीतिक हित के लिए। अजय जी, अब देखिए समाजवादी पार्टी जिसको रवि किशन भी कह रहे थे कि भाई अचानक से 37 सीट मिल गई, वो उसको पचा नहीं पा रहे हैं और ऐसे में जो उनके मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं चर्चा में आने के लिए। लेकिन कांग्रेस और बाकी पार्टियां उनका समर्थन क्यों कर रही है? उनका क्या, उससे क्या लाभ है? भाई ऋषि जी कह रहे हैं भाई बड़े मुद्दे हैं, नीट पे घेरी, सरकार बैकफुट पे है, तो आप जो है सिंगोल लेके चले, आप समर्थन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैंने तो अभी तक कोई बयान सुना नहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन यदि है तो मैं इसका पर्सनली एक चीज कहता हूं कि कांग्रेस को करना चाहिए इसका विरोध। इसलिए करना चाहिए क्योंकि जैसा एक चीज बड़ी अच्छी है कि सबसे बड़ी चीज ये है कि यदि आप कहते हैं कि आप सत्ता हस्तांतरण के लिए एक व्यवस्था को लेकर के बात करते हैं, तो आप बात कीजिए ईसा पूर्व की। आप आज जब बात करते हैं चोल वंश की बात करते हैं, तो चोल वंश कब था और चोल वंश का कितना पुराना इतिहास है? तो ये अपने आप में बताता है ये ईस्वी के दौरान का। आप यदि जाइए ईसा पूर्व, हमारे देश में चाहे हड़प्पा की सभ्यता रहा हो उसमें भी मिलता है, जनपद राज्यों का हमारे यहां वो मिलता है कि गणराज्यों का समूह था, उसका इतिहास मिलता है। यदि इसको लेके बहरहाल मेरा मानना है कि इस समय मुद्दे जो है गंभीर हैं, जिनको लेके उठाया आप इसी पे करते। संसद के जस्ट बाहर कांग्रेस पार्टी की युवा विंग लगातार और एनएसयूआई लगातार जो है प्रदर्शन कर रही है। आज भी लाठीचार्ज हुआ है और सब कुछ हुआ है, उस पर बात होनी चाहिए कि नीट का पेपर अगर समाजवादी पार्टी के सांसद का अगर तमाम पार्टियों ने लगे हाथ खंडन कर दिया होता तो बहस होती नहीं, नीट पे बहस होती, लेकिन सबने समर्थन कर दिया। नहीं, मैं ये कांग्रेस कह रहा हूं कि इसका समर्थन मैं मानता हूं कि करना चाहिए क्योंकि ये राजशाही नहीं है, संविधान लेके चलते आप। राष्ट्रपति को या जिसको लेके चलना था संविधान लेके चलते, एक पवित्र पुस्तक की तरह जैसे लेकर के चला जाता है गुरुद्वारा साहब में। और पता है इसका जिक्र महाभारत काल में भी था, इसमें था कि ये जो राजदंड है, ये जो राजदंड है, इसका ये इसका दंड जो है राजा को भी मिल सकता है, यानी नीति से उसको शासन चलाना होगा, इसका भी ये प्रतीक है। ठीक है, आते हैं श्याम सुंदर सर जी। श्याम सुंदर जी आपके पास आते हैं। देखिए सांस्कृतिक विरासत है, उस विरासत के तौर पर तानाशाही है, वो आपको लगता होगा राजा तानाशाही किसकी है, जिसकी सत्ता होती है हर कोई ऐसे ही होता है। ठीक है, श्याम सुंदर सर जी ये कह रहे हैं कि राजा की तानाशाही है, जो आप चाहते हैं वही कर लेते हैं, रखवा दिया एक राजदंड। मुझे तो देखिए हंसी आती है, पता नहीं कहां से ये लोग ऐसी बातें कर लेते हैं। अपने अंतरात्मा को भी ये लोग गच्चा देते होंगे, मुझे लगता है। भैया आपके नेता ने तो भगवान राम को काल्पनिक कहा था। आपके नेता जीताराम मांझी ने भगवान राम को काल्पनिक कहा था और आज बीजेपी के गोद में बैठे हुए हैं। उन्होंने हिंदू धर्म को अभी आप कांग्रेस में नहीं है लगता है मिश्रा जी। उन्होंने हिंदू धर्म को अभी लगता है श्री मिश्रा जी कांग्रेस में नहीं है। सवाल करना मेरा काम है। कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, आप उसकी चर्चा नहीं करेंगे। पार्टी ने कोई हलफनामा नहीं दिया, आज तक नहीं दिया, वो एएसआई ने दिया था, आज तक नहीं दिया है। दिखा दीजिए एक भी हलफनामा। भाई तमाम जो वकील थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने दिया गया था अनुमति के, बिना सरकार की सहमति के में कहा गया था कि जो है राम सेतु काल्पनिक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितेंद्र सिंह ने कहा था। ठीक है, अपनी बात कौशल, हाँ जल्दी करें, फिर कौशल के पास जाते हैं। अब इसके बाद पता होगी कि सुप्रीम कोर्ट में कौन किस पार्टी के नेता वकील बन के गए थे कि राम काल्पनिक है। अजय जी आएंगे आपके पास, जवाब लेंगे, लेकिन श्याम सुंदर जी अपनी बात रखिए। ठीक है, श्याम सुंदर जी अपनी बात रखिए। श्याम सुंदर जी बोलिए। होता है इसका मतलब यह नहीं है। श्याम सुंदर जी बोलिए। जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कि कौन पार्टी के नेता वकील बन के गए थे, कहे थे काल्पनिक है। ठीक है, श्याम सुंदर जी बोलिए। श्याम सुंदर जी बोलिए। अब सुन लीजिए ऋषि भाई, थोड़ा श्याम सुंदर को सुन लीजिए। अरे उनके एक ही साझेदार आप सुनेंगे नहीं क्या? आप 99 पहुंच गए। हाँ बोलिए श्याम सुंदर जी, थोड़ा उनको मौका दीजिए। देखिए मैं सभी पैनलिस्ट की बातों का तो बहुत ज्यादा ये नहीं कर सकता, लेकिन बस एक बात कहना चाहता हूं कि राजतंत्र और लोकतंत्र में ये जो फर्क हमको बता रहे हैं, भाई
जनता ने चुन दिया, सरकार को चुन दिया। अब सरकार जो है, सरकार जनता के हितों के लिए या जनता के मत के हिसाब से वो जो निर्णय लेगी, वो ऐसा तो नहीं है कि शुक्ला जी से या ऋषि मिश्रा जी से या और सभी लोगों से एक एक करके पूछ के लेगी। वो तो एक व्यवस्था है। व्यवस्था है कि लोकतंत्र में जो सत्ता में रहता है, जिसके पास संख्या बल है, वो उसके हिसाब से कानून बनाता है भैया। हमारा काम आईना दिखाना है। मेरा सवाल है, काम सवाल करना है। शुक्ला जी सुनिए, दूसरों की भी, आपके पास जानकारी ज्यादा होगी, लेकिन थोड़ा सुन लीजिए। सुनने की भी क्षमता रखिए, सुनने की भी क्षमता। यही देखिए, आप तो राजतंत्र में जी रहे हैं, किसी को बोलने नहीं देते हैं। मैं कह रहा हूं भाई, आ गया ना, रुदन करने लगे ना, रोने लगे। अरे तो अजय जी, आप उनको बोलने नहीं दे रहे हैं। या तो पार्टी के वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, आप उनको बोलने नहीं दे रहे हैं। आप यही देखिए, लोकतंत्र का घड़ा दबा रहे, बोलने नहीं दे रहे हैं। बोलिए श्याम सुंदर जी, बोलिए। अजय जी बोलने दीजिए। उनके अगर उनके एक सांसद, आप उनको बोलने नहीं देंगे। अजय जी बोलने दीजिए उनको। श्याम सुंदर जी बोलिए, आप दबिए नहीं, बोलिए आप। अनुबंध के तहत लगाया था। अरे सुनिए, क्यों नहीं विरोध किया? अजय जी सुनिए, जब मिला प्रस्ताव पेश श्याम सुंदर जी बोलिए आप। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान के प्रावधान। श्याम सुंदर जी बोलिए, आप क्यों दब रहे हैं? आपको तो यह पूछना चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम रटते रहते हैं, लेकिन उनको भारत रत्न उस परिवार ने नहीं दिया जो कांग्रेस को आज तक लीड कर रहा है। इस पर आपका जुबान नहीं खुलेगा। ठीक है, चलिए कौशल कांत जी, आपने सुना, कौशल कांत जी आपने सुना, वो कह रहे भाई राजतंत्र है, राजा है, जो मन में आता करते, एक सिंबॉलिक लगा दिया है, और ये राजतंत्र का प्रतीक है। 50 सरकारों को ठीक है कौशल कांत जी, लेकिन ऋषि जी कह रहे हैं कि भाई ये मुद्दा आपके लिए बड़ा मुफीद है। ठीक है, श्याम सुंदर जी थोड़ा बीजेपी प्रवक्ता को सुन लेते हैं। कौशल कांत जी, ऋषि मिश्रा जी कह रहे हैं भाई देखिए, यहां तो सपा ने सेल्फ गोल कर दिया आपके लिए, चूंकि आप नीट पे घिर रहे थे, तमाम मुद्दों पे घिर रहे थे, सपा के सांसद ने सेल्फ गोल किया, आपको बड़ा अच्छा मौका, आपके पिच पर बैटिंग करने आ गए। अंजनी जी, जब भारत की सभ्यता और संस्कृति की बात होती है, जब राम की बात होती है, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा राम के साथ और भारतीय संस्कृति के साथ खड़ी रहती है। आप कहां बात करेंगे, ये इनकी कैरेक्टर रहा है शुरू से। समाजवादी पार्टी के लोग तो रामचरितमानस अपनी छपवाने वाले थे। पूछिएगा, अब इतने सांसद आ गए तो छपवा रहे हैं कि नहीं रामचरितमानस। और जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने कि राहुल गांधी ने तो यही कहा था ना कि अगर हम जीत के आएंगे तो जो राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसको रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाएंगे। तो ये तो इनका असली चेहरा है। ये केवल अपने वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति। कौशल जी, आज आपने हाथ में हाथ सेंगोल क्या है? प्लीज अंजनी जी, प्लीज। वही मैं देख रहा था, आप उठाए, मैं उसी पूछने वाला हूं जी। इतनी देर से मैं यही पूछने जा रहा था। ये अशोक की लाट है, इसको भी हटा देना चाहिए। भारत का मोटो है सत्यमेव जयते, संस्कृत से आया, उसे भी हटा देना चाहिए। लोकसभा का जो मोटो है धर्मचक्र प्रवर्तनाय, उसे हटा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है यतो धर्मस् ततो जयत, उसे हटा देना चाहिए। क्या क्या हटाओगे? कितने बार अपने माँ बाप बदलोगे? कितने बार अपने पुस्तों को बदलोगे? आप बदल नहीं सकते हो। हकीकत यह है कि हम इसी संस्कृति से आए हैं और हमारी संस्कृति हमारे खून में बसती है। और जो लोग यहां पर बैठ करके केवल 20% वोटों की तुष्टीकरण के ठेकेदार बने हुए हैं, वो आज तक किसी के नहीं हुए हैं, वो सिर्फ अपने हुए हैं। सच्चाई यही है। और केवल ये बीच। बोलिए कौशल भाई, बोलिए। अरे ऋषि जी बोलने दीजिए, आप चार लोग का जवाब उनको अकेले देना। बोलिए कौशल जी, बोलिए। क्या बोलेंगे ये लोग मतलब मोरली बिके हुए हैं लोग हैं, जो अपनी संस्कृति के नहीं हुए, जो अपनी कल्चर के नहीं हुए, जो अपने पूर्वजों के नहीं हुए, जो अपनी सभ्यता के नहीं हुए, वो देश के क्या होंगे? संविधान तो 1950 में आया है ना, देश तो 5000 सालों से चला आ रहा है, जिसमें राम कृष्ण शिव सब लोग हैं ना। जो लोग अपने संस्कृति को नहीं मानते हैं, अभी ये बताइए, G7 समिट हुई थी, G7 अंजनी जी, G7 समिट हुई थी, वो केवल 7 देशों के लोग आए थे। उसमें पोप का क्या काम था? क्यों आए थे? इसलिए आए थे कि वो अपनी सभ्यता को प्रेजेंट कर रहे थे। जी बस आप अपने पास आ गए, संविधान के थ्रू नहीं आए थे। न G7 कहता है, लेकिन समस्या क्या है कि ये जो भारत के जो बिके हुए तुष्टीकरण के लिए बिके हुए नेता और राजनेता और राजनीतिक पार्टियां हैं,
उनका कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है देश की जवाद भाई, जनता देख रही जवाद भाई कह रहे कि वही जो वो कह उन्होंने रहे हैं अभी कि इस वहां बार पे मत दिया है, पोप भी आए उसका थे नतीजा G7 यही है। में, एक सिंबॉलिक होता है, लेकिन यहां पर सिर्फ सियासत के लिए विरोध हो रहा है। जवाद भाई, अंजनी भाई क्या है, हाँ, कई जगह पर ऊंट को जिंदा सांप खिलाया जाता है। ऊंट को एक गंभीर बीमारी हो जाती है, उसको जिंदा सांप खिलाया जाता है। अच्छा। हालांकि वो खाना पसंद नहीं करता है। जब उसके शरीर में अकड़न हो जाती है, कहां से लेके आते उदाहरण आप? इससे काम करना बंद कर देते हैं, हाँ। तो जो है ऊंट को जिंदा सांप खिलाया जाता है। अब वो खाता नहीं है, लेकिन लोग उसका अरे मुंह खोल अंजनी करके जी, जबरदस्ती डाल देते हैं। अंजनी तो जी वो वहीं से हमारी- लाते हैं। लेकिन अंजनी मुझे जी, हैरत की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अभी ऐसा लग रहा है कि सांप खाने वाली हो गई जबरदस्ती की। जो मूलभूत समस्या है उस पे भारतीय जनता पार्टी जो है वो बात करने से भागती है। हाँ। और मैं विपक्षी दलों को कहते हैं कि चीन का मुद्दा जो है पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए। हाँ। और खास तौर से डेमचौक के अंदर पूरे विपक्षी दल को लेकर के जाएं राहुल गांधी जी, हाँ। और वहां पर यथा स्थिति देखें जाकर के कि क्या स्थिति बनी हुई है। चाइना ने जो हमारी जमीन कब्जाई हुई है, ना कोई घुसा हुआ है ना कोई आया हुआ है, ये हाँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था। तो जवाब भाई, इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, तो यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली क्या समाजवादी पार्टी अपने सफलता को पचा नहीं पा रही क्या? जो कि मतलब जो आप लोग नहीं चाहते वो बयान दे रहे हैं और बीजेपी के पिच पे खेल रहे हैं। नहीं, देखिए जो संविधान को पसंद करने वाले थे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को जो लोग थे वहां पर उनको 33 सीटें दे दी हैं। जो संविधान बदलने की बात कर रहे थे, प्रभु श्री राम जी की धरती से, अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त हासिल हुई। वहां पे लोगों ने सेंगोल की बात नहीं करी, वहां के लोगों ने भी संविधान को बचाने की बात करी। और आज बात तो अब संविधान बच गया है कि नहीं? आ रहा है जवाब भाई, संविधान बच गया है। जवाब भाई, अब संविधान बच गया होगा। लोगों को ऊपर जो है संविधान बचा कि नहीं अभी थोड़ा? अरे देश की जनता ने बचाया है, बच गया ना? देश की जनता ने बचाया है। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी के झूठे नैरेटिव को इस देश की जनता ने नकार दिया है। बच गया संविधान, इसका मतलब में देखिएगा अभी हालांकि चुनाव से पहले जवाब भाई मेरी बात हो रही तो मैंने यही कहा था कि बहुत बहुत महान लोकतंत्र माना है, कोई ऐसा नहीं है जो हमारे लोकतंत्र को खत्म कर देगा, संविधान को खत्म कर देगा। लेकिन अब आपको लग रहा है कि संविधान बच गया। अजय जी, संविधान बच गया कह रहे हैं जवाद भाई? नहीं, अंजनी जी, हाँ जी, कौशल जी बोलिए, इस बार अजय के पास जाऊंगा। अंजनी भाई, हाँ। 10 सेकंड मोनोलॉग चलना है। मैं फिर नहीं बोलूंगा अंजनी भाई। जी बोलिए जवाद भाई, बोलिए जवाद भाई। हाँ 10 सेकंड अंजनी भाई। हाँ अंजनी भाई, एक तरफ लोग थे जो संविधान को बदलने की बात कर रहे थे, जो इलेक्शन ना होने की बात कर रहे थे, जो कह रहे थे इस देश के अंदर आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, आरक्षण खत्म करने के लिए दे दो। नहीं, ये तो किसी ने नहीं कहा था जवाद भाई, ये तो किसी ने नहीं कहा था जवाद भाई, ये किसी ने नहीं कहा था। कहा लोगों ये ने, किसी ने नहीं कहा था आरक्षण खत्म कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी के सीपी ठाकुर ने बोला आरक्षण खत्म कर देंगे, किसी ने नहीं कहा था। गलत नाम बोल रहे हैं, गलत नाम बोल रहे हैं। नहीं, मैं नाम आरक्षण बताता हूं। भैया, आरक्षण अरे जवाद भाई लग रहा है आप वो फेसबुक वाला वीडियो देख लिए। अरे ये गलत नाम बोला। सीपी ठाकुर बेचारे वयोवृद्ध नेता है, वैसे कोई बयान नहीं। बयान ज्योति मिर्धा दी थी। बयान कर्नाटका के से संबंध रखने वाले पूर्व मंत्री उन्होंने दिया था, और अयोध्या के जो सांसद है लल्लू साहब दिए थे। उन्होंने कहा था उन्होंने नहीं कहा था कि आरक्षण खत्म कर देंगे, उन्होंने संविधान संशोधन की बात कही थी, आरक्षण खत्म करने की बात नहीं कही थी। ये फेक वीडियो था जिसपे आरक्षण की समीक्षा की क्या बात होती है? ठीक है, जब्बार साहब के बयानों में एक भी बयान में सत्यता नहीं रहती है। ठीक है, नहीं वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फेसबुक उसबुक भी आजकल, कोई बात नहीं। ठीक है अच्छा ठीक है, आते अजय जी भागवत जी ने 2015 में समीक्षा की बात करी थी। हाँ तो ठीक है, अब अजय जी देखिए, जवाद भाई मान गए कि संविधान बच गया है। अब तो मान लीजिए संविधान, अब अजय जी संविधान बच गया है, तो आगे थोड़ा सा अब जो संसद सत्र चल रहा है उसमें काम भी हो जाए, कुछ जनता के लिए काम, भाई जनता के लिए काम भी हो जाना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता, बिल्कुल काम होना चाहिए, लेकिन यदि इस बार के जो संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है उसमें कोई बिजनेस नहीं रखा गया है, सरकार ने उसमें बिजनेस नहीं रखा है, यानी उसमें कुछ काम नहीं होना है, शपथ लेनी है, अभिभाषण होना है। अब इस अभिभाषण पर चर्चा होनी है, धन्यवाद प्रस्ताव आना जी है।
तो इसलिए काम का ये सत्र वास्तव में वैसे तो संवैधानिक दृष्टिकोण से अनिवार्य है, लेकिन इसमें काम के विषय रखे ही नहीं गए। तो इसमें वास्तव में चर्चा ही इसी तरह से होनी है। तो जब इसी तरह की होनी है तो और अजय जी, हमको लगता है कि इस बार जो है थोड़ा विपक्ष जो है पहले से बेहतर हुआ, तो वो बार बार संसद में ताकत दिखाने की कोशिश भी कर रहा है कि भाई हल्के में न लो हमको तुम। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल दिखा रहा है और दिखाना भी चाहिए। देखिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि विपक्ष भी मजबूत हो और सत्ता पक्ष भी अपना करे, लेकिन जब सत्ता पक्ष कुछ ऐसा करता है जो तमाम सारे सिंबल ये देता है कि वो राजा है, वो दूसरी चीजें करेगा, वो मनमानी करेगा, वो अभद्रता अब आप देखिए, यही तो देखिए सिक्के के दो पहलू होते हैं अजय जी, सिक्के के दो पहलू होते हैं ना। उसमें कहा राजतंत्र, लेकिन उसमें दूसरा भी था कि राजा को भी दंड का प्रतीक है ये। इसमें नीति से शासन चलाने की बात है, लेकिन आपने अपने पक्ष वाला पकड़ लिया, दूसरा वाला छोड़ दिया, दूसरा वाला आपने छोड़ दिया। तो सिंबल जो सिंबॉलिक होता है हमारे संस्कृति में, पूरा बताइए। गीता से बड़ा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ गीता को शामिल किया गया है। आप जानते हैं कोर्ट तक जाते हैं तो गीता आपकी वो करी जाती, तो गीता हमारे यहाँ रखी गई। और गीता से ज्यादा सिद्धांत कौन बताता है? मैं आपको बताऊं, गीता ये आप देखिए, गीता है, गीता के दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक है, पढ़ लीजिए। कहता है कि आपको क्या करना है। तो मुझे लगता है विपक्ष गीता के उस सिद्धांत का पालन कर रहा है और गीता के ही जो गीता में क्या कहा गया कि तरफा पालन करना है ना, दोनों पक्ष देखना होगा ना। श्री कृष्ण भगवान क्या कहते थे कि दोनों पक्ष को देखो। भाई आपने मान लिया कि राजतंत्र है, लेकिन उसमें यह भी था कि राजा को भी सजा हो सकती है। ये आप देखिए 18वां श्लोक है, वो कहता है अच्छा कि सरकार को किस तरीके से कोई भी व्यक्ति जो पूजा अर्चना और ये धर्म के नाम की जो ये कर रहे हैं, ये आडंबर करने वाला असल में नाश मारता है। तो यह बात खुद गीता कहे, तो गीता का पालन करे भाई आप। अच्छा, मतलब जो पूजा पाठ करता है वो नाश मार देता है। ठीक है ऋषि जी वो कह रहे हैं कि भाई ये आडंबर है, यानी जो अपने धर्म संस्कृति की बात करेगा वो आडंबर है। यही कर करके कांग्रेस 44 पे आ गई थी, फिर भी वही बातें कर रहे हैं लोग। नहीं, देखिए अंजनी जी, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गीता कह रही है। ऋषि एक सेकंड, गीता कह रही है, गीता, मैं नहीं कह रहा हूँ। सर देखिए, मैंने अभी क्या बोला, हर मुद्दे के दो पहलू होते हैं। आपने एक पहलू दिखा, दूसरा पहलू बताइए। जी ऋषि जी। देखिए अंजनी जी, व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है और आप भी इससे सहमत होंगे कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल कमजोर लोग करते हैं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। यदि राजनीति में कोई व्यक्ति धर्म का इस्तेमाल करता है, वो उससे बड़ा कमजोर और उससे बड़ा खोखला आदमी कोई नहीं होता है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। मेरा सवाल भाजपा प्रवक्ता से है, डॉक्टर साहब से है कि ये कहते हैं कि भाजपा संविधान में विश्वास करती है, तो मेरा सवाल है कि गिरिराज सिंह तो खुलेआम कहते हैं कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, तो संविधान में यह क्या लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर हम किसी समाज के एक वर्ग को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि इस वर्ग का वोट नहीं चाहिए? आपके जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर कहते हैं यादवों और मुसलमानों का काम नहीं करेंगे। क्या संविधान में लिखा है कि जात के आधार पे आप किसी व्यक्ति का काम करेंगे या नहीं करेंगे? तो ये कौन सा आप संविधान के प्रति पॉइंट है? ये पॉइंट है, जवाब दीजिए डॉक्टर साहब, जवाब दीजिए। ये बड़ा पॉइंट है, इस मुद्दे पे पहले भी बहस हो चुकी है, लेकिन अभी ऋषि भाई ने उठाया तो आप जवाब दीजिए, क्योंकि बात सेंगोल की हो रही है, प्रतीकों की बात हो रही है। ऋषि भाई का जवाब तो सिर्फ एक नारे से हो जाता है कि जिसका नारा हो जिस सरकार का कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, उस नारे को देने वाली पार्टी और एक ऐसी पार्टी जिसके समय में जितने भी लोगों को फैसिलिटीज मिली है, चाहे डीबीटी हो, चाहे घर हो, चाहे शौचालय हो, चाहे सड़क हो, चाहे जो भी सुविधाएं, विकास के जो भी संसाधन मिले हो, वो सारी चीजें बराबर मिली हैं। और इस तरीके से जो ऋषि भाई मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, अट्टहास कर रहे हैं, तो ये अट्टहास जनता देख रही है। और जहां तक रही मुसलमान के वोटों की बात, जो पहले सांसद जी ने बयान दिया था, उसका जवाब लीजिए ना। जो पहले सांसद जी ने बयान दिया था, कहा भाई आप आएंगे, आपका स्वागत होगा, मिठाई उठाई खाइएगा, लेकिन काम के लिए मत आइएगा, क्योंकि आपको जो है तीर में आपको बीजेपी नजर आता है, तो मुझे ऐसे ही आप में उसमें लालू जी नजर आते हैं। तो ये बात उन्होंने उस वक्त कही थी, भले उनकी पीड़ा हो चाहे जो। नहीं, ऐसे आप डिस्क्रिमिनेट कैसे कर सकते हैं कास्ट के आधार पे?
बोलिए। और आप कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब बोलिए, डॉक्टर साहब। हमारी पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास। ये कौन सा नारा है? ये डॉक्टर साहब बोलिए। कौन सा आपका आप डॉक्टर साहब बोलिए। डेवलपमेंट का एजेंडा डॉक्टर साहब है? बोलिए। आपके पार्टी के नेता कुछ और बोलते हैं और नारा आपका कुछ और होता है। डॉक्टर साहब बोलिए। पार्टी का नारा क्या है, मैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहां बैठा हूं। मैं किसी नेता को रिप्रेजेंट कर नहीं करता। पार्टी ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास। गिरिराज सिंह को केंद्रीय मंत्री बनाएंगे। गिरिराज सिंह को केंद्रीय मंत्री बनाएंगे। आपकी पार्टी ने ही गिरिराज सिंह को केंद्रीय मंत्री बनाया है ना। आपके पार्टी ने ही गिरिराज सिंह को केंद्रीय मंत्री बनाया है। ऐसे सांसदों पे कार्रवाई क्यों नहीं किया आपने? फिर कौन से संविधान के भाई उनको अगर कोई वोट नहीं दे, ऋषि जी अगर ये उनका लगता है कि उनको मुसलमान वोट नहीं देता तो साफ साफ कह रहे हैं। क्या गलत बात है? खुल के कह रहे हैं ना, खुल के कह रहे हैं ना। अरे भाई खुल के बता रहे हैं ना। वो तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? वो उनका अपना ओपिनियन हो सकता है, वो उनका अपना ओपिनियन। विद्वान लोग हैं, ऐसे बात मत कीजिए। आप डॉक्टर हैं, विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, संविधान सुनिए ऋषि भाई, सुनिए बोलिए। डॉक्टर नहीं, मैं यहाँ पर अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे डॉक्टर की तरह नहीं बोलने आया हूँ। हाँ, बिल्कुल बोलिए। आप प्रवक्ता तरह बोलिए, अपनी बात रखिए। मैं पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ और पार्टी ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास और सबका विश्वास और पूरे देश को साथ में लेकर चलना। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ, एक बात बता दें अंजनी जी, तर्क का जवाब हो सकता है, कुतर्क का जवाब नहीं हो सकता है। और दूसरी चीज, अभी जो ऊंट की डेफिनेशन बता रहे थे अंजनी जी, ऋषि जी प्लीज, ऋषि भाई एक बार सुन लीजिए। एक बार ऋषि भाई सुन लीजिए। ऋषि भाई एक बार सुन लीजिए। इस तरह की एक बार सुन लीजिए। अभी जवाद भाई ने जो बात कही थी उसका भी जवाब देना है डॉक्टर साहब। ठीक है, मैं आपके लेवल पे नहीं आ सकता। मैं आपके लेवल पे नहीं उतर सकता। एक बार सुन लीजिए ऋषि भाई, सुन लीजिए। आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक बार मैं अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना। मैं आपके जैसे नीचे और गिरे स्तर पर नहीं उतर सकता। अरे ऋषि भाई सुन लीजिए एक बार। मैं साफ साफ बता रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकता। और जो लोग घटिया लेवल पे उतर के कुतर्क करने के लेवल पे आ रहे हैं, उनका मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता। मैं यहाँ पर अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और देश की जनता को संबोधित कर रहा हूँ। अब सुनिए ऋषि, सुन लीजिए। ठीक है, से मुझे कोई मतलब नहीं है। चलिए श्याम शरण जी आपके पास आते हैं। श्याम शरण जी आपके पास आते हैं। श्याम शरण जी आपके पास आते हैं। देखिए सिंबल की बात हो रही है और ये हमारी संस्कृति में बहुत पुरानी रवायत रही है। महाभारत काल में भी ऐसा हुआ था, चोल राज में भी हुआ, और उसके बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बनने वाले थे तब उनसे जब पूछा गया था तब ये बात आई थी। लेकिन अब क्या लगता है समाजवादी पार्टी ने ये मुद्दा अभी क्यों उठाया? क्योंकि जब इसको वहां स्थापित किया गया तब भी बहस हुई थी। एक साल बाद फिर इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? देखिए शुक्ला जी ने एक बात कही थी, मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ। हाँ। उन्होंने कहा कि प्रतीक के तौर पे तो भाई राम राज्य की परिकल्पना तो गांधी जी ने भी देखी थी, और अगर शुक्ला जी तब होते तब शायद गांधी जी को भी मना करते कि आप राम राज्य की बात मत करिए, वो राजतंत्र का प्रतीक है। राम की बात करना राजतंत्र का प्रतीक है। भाई प्रतीक, आप शासन सत्ता किस तरह से चलेगा जनता के हित के लिए? अगर राजतंत्र में भी कोई राजा ऐसा रहा है जिसने बेहतर राज किया है, जिसने आज के लोकतंत्र से भी अच्छा संविधान चलाया है, लोगों के लिए भले के लिए काम किया, तो हम उसको प्रतीक के रूप में क्यों न देखेंगे? और मिश्रा जी के सवालों का एक जवाब था कि ये तो कह रहे हैं कि गिरिराज सिंह ऐसा बोले, यही राजा का कर्तव्य है। अपनी बारी में आप बोलिएगा। राजा का कर्तव्य है। मणिपुर जल रहा है और राजा सोया हुआ है। वाह ऋषि भाई सुन लीजिए। एक बात आप लोग को अब जवाब ले लीजिए ऋषि भाई, जवाब लीजिए, जवाब बोलिए। दूसरी बात जो ये देवेश चंद्र ठाकुर और गिरिराज सिंह के बयानों की बात कर रहे हैं, मैं इनको याद दिला दूं, शायद इनको याद भी होगा, भले ये नहीं बोलना चाहते हो, कि यही बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी जिनके राज में, लालू और राबड़ी जी के राज में बिहार में सैकड़ों नरसंहार हुए। एक भी नरसंहार में जहां एक वर्ग विशेष के लोग मारे जाते थे, वहां ये सरकार के लोग नहीं जाते थे। उसमें किसी पत्रकार ने पूछा तो राबड़ी देवी ने ऐसे मुख्यमंत्री बयान दिया पत्रकार के सामने कि मेरे लोग थोड़े मरे हैं जो हम वहां जाएंगे। ऐसे बयानों की निंदा इनके करने की इनको साहस नहीं है। और बिहार के कई नेताओं का नाम मैं बता दूंगा जो दिन रात 90%, 10%, अगड़ा पिछड़ा, परवल तो भूरा बाल,
क्या क्या नहीं बयान दिए गए। जवाद भाई यहाँ पे जवाद भाई सुविधा की सियासत कर रहे हैं क्या? यही राहुल गांधी किस तरह से जाति के नाम पर देश में भ्रम फैला रहे हैं। ठीक है जवाद भाई, सुविधा की सियासत हो रही है क्या? जाति के नाम पर सुनिए अब जवाद भाई पास चलते हैं। जवाद भाई, क्या सुविधा के हिसाब से सियासत चल रही है क्या? उन्होंने राबड़ी जी का उदाहरण दिया, सबका उदाहरण दिया, उन्होंने जेडीयू के सांसद का उदाहरण दिया। हर कोई सुविधा के हिसाब से सियासत कर रहा है यहाँ पे। देखिए अंजनी भाई, अभी आपने कहा था कि सीपी ठाकुर साहब ने बयान नहीं दिया ये वाला कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। बाकायदा उनका बयान है, बार बार आप कह रहे थे कि नहीं दिया, फेसबुक पे इस पे आ रहा है। बाकायदा एक प्रतिष्ठित जो है उसने न्यूज़ चैनल ने इस चीज़ को बाकायदा कोट करा है और वो पूरा लिखित में पूरा उन्होंने बना के दिया। अगर कहिए तो मैं नाम भी बता दूं, ठीक है। अभी शायद किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने मुझे टोका। तीसरी सबसे बड़ी बात मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय, अच्छा मुझे लगा भारतीय, ऋषि भाई ने अगर टोका तो ऋषि भाई तो अक्सर पढ़ करके आते हैं डिबेट में। दूसरी बात कह रहा हूं, आरक्षण को खत्म करने की कई नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बात बोली। और चौथी सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, ये सरकार मैं कई बार कह चुका हूं चंद लोटों पे आई है और इन लोटों में से भी कोई भी एक लोटा या दो लोटे लुढ़के तो सड़का लुढ़क जाएगी। तो वो लोटे का जाएंगे कहाँ? धोने के लिए अरे जवाद भाई, वो लोटे जाएंगे कहाँ? जवाद भाई, वो जो दो लोटे जिनकी आप बात कर रहे हैं वो लुढ़क के कहाँ जाएंगे? यही सपना देखते रह जाएंगे। एक बार शाम सुंदर, हमारे पास आखिरी सेगमेंट है, कहाँ जाएंगे? जहां 50 लोटे पहले से हैं। अंजनी जी, हाँ। इसी सपने को अरे अंजनी जी, जो खुद बेपेदी का लोटा हो वो क्या बताएगा लोटों के बारे में? आजकल यहाँ पर बिना पेंदी के लोटे भी आकर के लोटों की बात करते हैं। नीतीश कुमार जी बिना पेंदी के लोटे आकर के यहाँ लोटों की बात करते हैं। अरे किस लोटे की बात कर रहे हैं? आप जिस लोटे की बात कर रहे हैं वो पेंदी बारे में ऐसे मत बोलिए। आप तो उस जगह से आते हैं जो आपने पिछली बार ये बोला था ना।